मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए ग्रैंड डायलॉग वक्त की जरूरत है। कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए जाती मफादात पसे पुश्त रख कर आगे बढ़ना होगा। कौमी मफाद और अवामी फलाह के मामलात पर किसी को कतन सियासत की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इंडस हस्पताल लाहौर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। आलमी सतह पर मईशत के साथ बाजारी का चैलेंज दरपेश है। मुल्क में लोड शेडिंग और महंगाई में कमी लाना हमारी तरजीह है। मौजूदा हुकूमत ने दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया। इस वक्त हालात मुश्किल हैं, जल्द मुल्क बेहतरी की जानिब जाएगा। मेहनत और लगन से अपने पांव पर खड़े होंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। इमरान खान अखलाकी और जमहूरी कदरों से यकसर आ रही हैं। इन पर हंगामा आराई, फितना और फसाद, विफाक पर मुसल्लह हमलों के जराइम के तहत मुकदमात दर्ज हैं। इमरान खान को कानून के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। रवां साल आलमी यौम माहौलियात का उन्वान सिर्फ एक ज़मीन है। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निबट आज़मा ज़मीन मुश्तरक आलमी कोशिशों की जानिब तवज्जो मबसूल करवा रही है। तरक्की पजीर ममालिक को माहौलियाती चैलेंज से निपटने के लिए माली मुआवजत करनी चाहिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। आइंदा चंद रोज में गर्मी की शिदत में मजीद इजाफे का इम्कान। सिंध, मशरकी बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और इस्लामाबाद में दर्जाए हरारत मामूल से ज्यादा रहेगा। शाम के औकात में गर्द आलूद हवाएं और झक्कड़ चलेंगे। तिब्बी माहिरीन का एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PTV न्यूज़। प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं सदफ अली खान और मैं हूं शाहिद नसीम। टॉप स्टोरीज आपने जानी, बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। सिर्फ रॉयल ACDC फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क की तरक्की, खुसूसन सेहत, तालीम, सनत और ज़राअत के शुबों पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए और इस हवाले से तमाम स्टेक होल्डर से ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है। लाहौर से मुखैर हसाद के ताबन से चलने वाले इंडस हस्पताल जुबली टाउन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने इस अज़्म का इरादा किया कि मेहनत और लगन से अपने पांव पर खड़े होंगे और पाकिस्तान को तरक्की के बामरूज पर ले जाएंगे। तफसीलात बता रही हैं हुमा सदाब। लाहौर में इंडस अस्पताल जुबली टाउन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए ज़ाती मफादात से बालातर होकर सोचना होगा। उन्होंने कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले दीन और दुनिया दोनों कमा रहे हैं। उनके फलाही कामों को सियासी रंग नहीं देना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि साबिक हुकूमत ने हमारे दौर में शुरू किए गए फलाही मंसूबों को बंद किया, जिससे लाखों अफराद मुतासिर हुए। PKLI पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट जो 20 अरब रुपए से बना और कई हवालों से ये एक मायानाज अस्पताल था, वो सियासत के नजर हो गया। इतना बड़ा हमने जुर्म किया सिर्फ सियासत की खातिर। ये मैं समझता हूं कि दरवाजा बंद हो जाना चाहिए। कोई आए कोई जाए, अपना आप सेहत हो, तालीम हो, सनत हो, आपकी ज़राअत हो, आपकी इकॉनमी हो, आपका माश हो, इसके ऊपर किसी को सियासत करने की कतन इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मुश्किल फैसला दिल पर पत्थर रखकर किया।
ताहम गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा की मदद से मुस्तहिक अफराद को 2000 रुपए माहाना माली इमदाद दी जाएगी, जबकि मेट्रो बस की टिकट मसरूफ औकात में आदी करने के लिए वजीर आला पंजाब को हिदायत कर दी गई है। अभी मुझे आए अपना 1.5 महीना या पौने 2 महीने होने वाले हैं। 3.5 साल जो हुआ, जिसकी वजह से जहाँ पर मुल्क यहाँ पहुँचा, उसका भी कोई हिसाब लेने के लिए ना कि मुझसे ही 1.5 महीने का हिसाब लेना। ऑस्टेरिटी के मेजर्स के लिए मैंने कल 5 घंटे मीटिंग की है। इंशाअल्लाह उसके ऊपर भी 1 आध दिन में ऐलान आ जाएगा। और साथ ही लोड शेडिंग को मैंने ये कह दिया है कि 2 घंटे से ऊपर अपना मैं इसको कबूल नहीं करूँगा। तकरीब से इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क के चेयरमैन अब्दुल करीम पराचा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल बारी और बानी अरकान ने भी खिताब किया। उन्होंने फलाही मंसूबे के अहम खदोखाल पर रोशनी डाली। वजीर आजम ने अस्पताल की तामीर और उसे चलाने वाले मुखैर हजरात में शील्ड्स तकसीम की और दुखी इंसानियत की खिदमत के उनके जज्बे को सराहा। इससे कबल वजीर आजम ने इंडस अस्पताल का बाकायदा इफ्तिताह किया। उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्से देखे और गरीब आवाम को मुफ्त दी जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से मुलाकात भी की। इस मौके पर वजीर आजम को बताया गया कि जदीद सहूलतों से आरास्ता इंडस अस्पताल 600 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद तरीन मशीनरी से मुज़य्यन अस्पताल है, जो अगले 3 सालों में बतदरीज पाए तकमील तक पहुंचेगा। इंडस अस्पताल तकमील के बाद 10 लाख मरीजों को सालाना जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम करेगा। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान न्यासी को इस्लामाबाद वापसी पर खुशामदीद कहते हैं। कानून के मुताबिक उनको सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि इमरान न्याजी मुल्क में हंगामा आराई, फितना और फसाद, अफरा तफरी फैलाने और विफाक पर मुसल्लह हमलों के जराइम के तहत दर्ज 2 दर्जन से जायद मुकदमात में बतौर मुलजिम नामजद हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में फसाद फिल अर्ज बर्पा करने वाला वो शख्स जो अखलाकी और जमहूरी कदरों से यकसर आरी हो और अपने मुखालफिन को कभी गद्दार और यजीद कहकर पुकारता हो, किस तरह एक जमहूरी मुआशरे में एक सियासी जमात का सरबराह हो सकता है। ये पूरी कौम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का शेख रशीद के बयान पर रद्द अमल। चपड़ासी ये बताए कि 25 मई को कहाँ था, भिगोड़ा पेशावर भाग गया और चपड़ासी लाल हवेली में छुप गया। वाहरे इनकलाब। वज़ीर दाखिला ने कहा कि खूनी मार्च के ऐलान करने वाला खुद ही मार्च के दिन सोया हुआ था। ये दूसरों के बेगुनाह बच्चों की लाशों पर अपनी सियासी दुकान चमकाने वाले खूना शाम चमगादड़ हैं। राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद से सवाल किया कि तुमने तो कब्र के साथ जाना था, फिर 25 मई को बॉस को छोड़कर कहाँ रूपोश हो गए थे। 25 मई के भगोड़े मईशत पर भाषण न दे। नैब कानून की किसी तरमीम से मौजूदा केस खत्म नहीं हुआ। 4 साल में किसी केस का कोई सबूत किसी अदालत में नहीं दिया। नैब ने मुल्क की मईशत तबाह की और कारोबार और सरमायाकार बिरादरी को खौफ से निजात दिलाई है। उन्होंने कहा कि हमने डट कर अदालतों में सियासी इंतकाम का सामना किया, जेलें काटी, बॉस और चपरासी की तरह मैदान से नहीं भागे। अभी भी कानून मौजूद है, अदालत में सबूत पेश करें। मुश्तीर वज़ीर आज़म कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र कोई एक पार्टी मुल्क को माशी मुश्किलात से नहीं निकाल सकती। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश है कि आइंदा 10 साल तक सियासी जमातें इकट्ठे चलें। गुजरात प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए कमर ज़मान कायरा ने कहा कि इलेक्शन अगस्त 2023 में होने के इम्कानात हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का सीट एडजस्टमेंट पर अभी तक फैसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि महंगाई और आलमी सतह पर बढ़ती हुई कीमतों के बायस हुकूमत पर 2 माह से तेल, गैस और बिजली की कीमतें बढ़ाने का प्रेशर था। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि नैब चेयरमैन की तैनाती पर कोई डेडलॉक नहीं, मिलकर फैसला करेंगे। नाज़रीन, कुर्राए अर्ज को माहौलियाती चैलेंज से बचाने और आइंदा नस्लों को महफूज माहौल की फराहमी के लिए आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तफसील शाहरुख शफी से। कहीं मुंतका हारा के बारानी जंगल आग के शोलों से दहक रहे हैं तो कहीं तूफाने, गर्दो बारां और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा रखी है। हाल ही में कोरोना वायरस की वबा ने हमें मुतरब्बे किया है कि अगर हमने आलमी माहौल की जानिब तवज्जो न दी तो हालात इससे भी दिगरगुं हो सकते हैं। इस हसास मसले की जानिब दुनिया की तवज्जो दिलाने और शऊर और आगाही को फ़रोग देने के लिए आज आलमी यौम माहौलियात मनाया जा रहा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस ने अपने पैगाम में कहा है कि इस साल आलमी यौम माहौलियात का थीम सिर्फ एक ज़मीन, इस बात की जानिब इशारा है कि ये सियारा हमारा वाहिद घर है
और हम इसके माहौलियाती निज़ाम की हिफाजत करें। उन्होंने कहा कि निस्फ के करीब आबादी पहले ही आबो हवा के खतरे के जोन में है। तमाम मुल्कों को मिलकर इसके लिए तनदेही से काम करना होगा। इंसानी जिंदगी का दारोमदार तमाम तर तरक्की के बावजूद आज भी माहौल पर है। पूरी दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी इस वक्त बहुत बड़ा मसला है। ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिसमें CO2, NO2 वगैरह, इनके अखराज की वजह से मौसमियाती तब्दीलियाँ बड़ी तेज़ी के साथ रूनुमा हो रही हैं। ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गई है और जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी और स्मोग में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि अगर इसी रफ्तार से हम ज़मीन के वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करते रहे तो मुस्तकबिल करीब में सूरत हाल इससे भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। अच्छे शहरी होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आलूदगी में जितने से कम अपना हिस्सा डालें, जितनी कोशिश हमसे हो सकती है वो हम करें, ताकि हम कम अज़ कम शरई लिहाज से भी हम गुनाहगार नहीं होंगे, प्लस दुनिया में भी आगे हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उनके लिए भी माहौल साफ़ सुथरा रहेगा। इस निज़ाम को बचाने और शजरकारी के लिए अगर हर बशर 2 शजर के फार्मूले को अपना ले तो माहौल को कुदरती शक्ल में बरकरार रखा जा सकता है। शाहरुख शफी, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि रवां साल आलमी यौम माहौलियात का उन्वान सिर्फ एक ज़मीन है जो मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निबर्दाश्त है और मुश्तरका आलमी कोशिशों की जानिब तवज्जो मबसूल करवा रही है। आलमी यौम माहौलियात पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस ज़िम्न में तरक्की पजीर ममालिक की माहौलियाती चैलेंज से निमटने के लिए माली मुआवनत अहम है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से बचने के लिए पायदार तर्ज ज़िंदगी अपनाने, कुदरती आबी वसाइल की हिफाजत की ज़रूरत है। ज़मीन को बचाने के लिए ज़रखेज़ मिट्टी की हिफाजत यकीनी बनाने, आलमी सतह पर तब्दीली लाने के लिए शराकतदारी को फ़रोग़ देना होगा। आलमी यौम माहौलियात पर अपने पैगाम में सदर ममलिकत ने कहा कि इस साल के दिन का मकसद दुनिया भर के लोगों को फितरत से अपने ताल्लुक के बारे में सोचने की तरगीब देना है। उनका कहना था कि पाकिस्तान तेजी से पिघलते ग्लेशियर्स, गैर मुतवक्को बारिशों और खुशहाली से मुतासर हुआ है। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शरीर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन चंद ममालिक में होता है जिनको माहौलियाती तब्दीली के शदीद असरात और ख़तरात लाहिक हैं। अगर हमने इन असरात को कम नहीं किया तो मुल्क और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचेगा। माहौलियात के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वफाकी वज़ीर सेनेटर शरीर रहमान ये कह रही थी। कुछ दीगर खबरें भी यहाँ माहौलियाती तब्दीली के हवाले से हम पाकिस्तान में भी और सारी दुनिया में इस बात का इतराफ़ करते हैं कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा चैलेंज क्लाइमेट चेंज यानी कि माहौलियाती तब्दीली है। बायोडाइवर्सिटी यानी नेचर में, कुदरत में हमने जो इस वक्त काम किए हैं, जो कुदरत से लिया है, जो दरख्त काटे हैं, जो कोयला जलाया है, इस किस्म के अमाल हमारी कुदरत के लिए भी बहुत बड़ा ख़तरा है। और जो हवा में हम आलूदगी फैलाते हैं वो भी हमारे फेफड़ों के लिए, सांसों के लिए, सेहत के लिए, खेतों के लिए, हर चीज़ के लिए, हमारे माहौल के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। नाज़रीन, कुछ इसी हवाले से बात करने के लिए आपको बताते चले हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आदिल राशिद जो कि माहिर माहौलियात हैं। उनसे कुछ मज़ीद इस हवाले से बातचीत कर लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद डॉक्टर साहब, बताइएगा कि आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। आज का दिन जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बहुत इम्पोर्टेंट डे है और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इस दफ़ा यूनाइटेड नेशंस ने जो थीम दी है हमें इस साल की वो है ओनली वन अर्थ मूवमेंट। ये वन अर्थ मूवमेंट हमारे यूथ को, हमारे स्कूल में बच्चों को, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में सबको समझना चाहिए। हमें ये इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि हम जिस गैलेक्सीज में रहते हैं यहाँ बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं और इन बिलियंस ऑफ प्लैनेट में सिर्फ एक प्लैनेट अर्थ है जिसके ऊपर लाइफ जो है वो पॉसिबल है। और हम जिस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यानी जिस तरह रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं और जितना वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें एक से ज़्यादा अर्थ की ज़रूरत है जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है। तो हमें ये सोचना है, इसलिए यूनाइटेड नेशन ने ये थीम दी है ओनली वन अर्थ मूवमेंट, कि हम अपने आने वाली नस्लों के बारे में सोचें कि दिस इज़ द ओनली अर्थ अवेलेबल फॉर अस एंड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो इसके रिसोर्सेज को बचाया जाए और इसमें जो रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हैं उनको इतना छोड़ा जाए कि वो उसको सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो ये बहुत ही अहम थीम है जो हमें अपनी जनरेशन तक पहुंचानी है।
अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ज़रा ओजोन लेयर के हवाले से भी आगाह कीजिएगा, हमें भी और हमारे नाज़रीन को भी, कि किस तरह मौजूदा दौर में जो पोल्यूशन फैल रही है इसकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो मुतासिर हो रही है, और इसके हमारे और हमारी ज़िंदगी पर और आने वाले दौर के अंदर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? जी, ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में तो 30 साल पहले से ये बात आया हो गई थी कि हम जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं, जो हम रिलीज करते हैं, वो ओजोन लेयर को थिन कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं। और ओजोन लेयर के थिन होने से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, जो कि आम तौर पे फिल्टर हो जाती हैं हमारे अपर एटमॉस्फेयर में, जो ज़मीन की सतह तक नहीं पहुंच सकती, वो अनफॉर्चुनेटली ज़मीन की सतह तक पहुंचना शुरू हो रही है। और जब इंसानी ज़िंदगी और एनिमल लाइफ और इवन प्लांट्स ओजोन लेयर के डिप्लीट होने से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से एक्सपोज होते हैं, तो उनमें मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती हैं। इंसानी सेहत का अगर मैं जायज़ा लूँ तो उसमें हमारी स्किन के ऊपर कैंसर और इसके अलावा आई कैटरेक्ट और जो है मेटाबॉलिज्म के अंदर अल्ट्रेशंस पैदा होती हैं। तो ये जो ओजोन लेयर का पतला होना और डिस्ट्रॉय होना है, ये हमारी ज़िंदगी की जो इकोसिस्टम का होम्योस्टेसिस है, जिसे हम बैलेंस कहते हैं, उसको बहुत मुतासर करता है। तो इस सिलसिले में दुनिया ने बहुत तेज़ी से कदम उठाए हैं और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और वो जो ओजोन डिप्लेटिंग केमिकल्स हैं, उनका इस्तेमाल काफ़ी हद तक कम हो गया है। और ये डॉक्टर साहब, यहाँ पे ये भी बताते चलिएगा कि फसलों की बाकियात जलाने से क्या असरात मुरतब होते हैं और किस तरीके से जो है उसका क्या हम मुतबादिल इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, जो कि फसलों की जो बाकियात हैं वो गर्म इलाकों में तो इसलिए जलाई जाती हैं ताकि हम उनके रेजिड्यू को दोबारा यूज़ कर सकें, किसी हद तक कार्बन एडिशन से करके कि वो फसलों में खाद का एक सोर्स बने। लेकिन इसका जो नुकसानदेह पहलू ये है कि जो सूट पार्टिकल्स हवा में दाखिल हो जाते हैं, वो सस्पेंड रहते हैं बहुत अरसे तक, और वो हमारी सांस के ज़रिए हमें जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस और सांस की बीमारियां पैदा करने का मूजब बनते हैं। इस सिलसिले में जो अच्छी बेस्ट रेमेडी हो सकती है वो ये कि हम फसलों के जो बाकियात हैं उन्हें बिल्कुल ना जलाएं और उन्हें वहाँ पर ही हल चला के उनको ज़मीन के अंदर कोशिश करें कि सॉइल के अंदर वो इंटरमिंगल हो जाए और वो नेचुरल तरीके से डिकम्पोज हों। जलाना चूँकि एक तेज़ी से ये फसलों के बाकियात को ख़त्म करने की तरफ लेके जाता है, तो शायद इसीलिए किसान इस अमल को प्रेफर करते हैं, जो कि मेरे ख्याल में डिस्करेज करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक प्लास्टिक जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा मौजू है इस हवाले से, और पिछले कुछ अरसे के अंदर जितनी भी तहकीक हुई उसके अंदर अगर ये कहा जाए कि पोल्यूशन को लेकर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो प्लास्टिक है, तो ये गलत नहीं होगा। तो इस हवाले से कुछ बताइएगा कि अभी तक जो इसका वेस्ट है या जो इसका जो डिस्पोजल है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, और आने वाले दौर के अंदर किस तरह से हम इसके इस्तेमाल को कम से कम कर सकते हैं ताकि जो आबी या इसके अलावा जो खुश्की पर जो इसके जो असरात होते हैं उससे बचा जा सके। प्लास्टिक को आप 100% तो अब हम अपने माशरे से, अपनी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, इसे कम किया जा सकता है, और उसके लिए एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया गया कि वन टाइम आप प्लास्टिक को यूज़ ना करें, बल्कि प्लास्टिक को मल्टीपल टाइम यूज़ करें। यानी अगर आप एक प्लास्टिक की बोतल में, मिनरल वाटर की बोतल में पानी पीते हैं, तो उसको फेंक के अगली बोतल जो है वो ना इस्तेमाल करें। इस तरह तो एक इंसान 24 घंटे में बेतहाशा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है। प्लास्टिक की यूज़ के लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है वो यही है कि मल्टीपल टाइम्स ऑफ प्लास्टिक को यूज़ करें। यहाँ पे जो चीज़ इस वक्त वर्ल्ड के लिए ख़तरनाक है वो ये कि प्लास्टिक जब डिकम्पोज होकर माइक्रो प्लास्टिक और उससे भी छोटे ज़रात, जिन्हें नैनो प्लास्टिक्स कहते हैं, उसमें तब्दील हो जाता है, तो वो डिटेक्ट नहीं हो सकता और वो बहुत ज़्यादा तादाद में पानी के ज़रिए, हवा के ज़रिए इंसानी जिस्म के अंदर भी दाखिल हो जाता है। और अब तो इंसानी ह्यूमन ब्लड के अंदर भी नैनो प्लास्टिक्स जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं, जो कि एक बहुत ख़तरनाक साइन है। तो इसलिए हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल तो बहरहाल कम से कम करना चाहिए, और बीइंग माहौलियाती साइंटिस्ट मैं तो ये कहूँगा कि हमें अर्दन मटीरियल, जिसे हम मिट्टी के बर्तन कहते हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल जो है उसको हमें फ़रोग़ देना चाहिए और उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि हम प्लास्टिक पर इन्हिसार कम से कम करें। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल राशिद, माहिर माहौलियात, आपने हमें अपने कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताते चलें कि माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याज़ी ने अपने पैगाम में कहा है कि इस दिन का मकसद हमारी आने वाली नस्लों के लिए आलूदगी से पाक, साफ सुथरा माहौल और एक बेहतर मयार ज़िंदगी फराहम करना है।
उन्होंने कहा कि इस साल आलमी माहौलियात का मौजू सिर्फ एक ज़मीन है जिसमें माहौलियाती निज़ाम की बहाली जैसे आलमी मकसद के हुसूल के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात की ज़रूरत है। नेवल चीफ ने कहा कि पाक बहरिया माहौलियात खुसूसन आबी माहौलियात की अहमियत को उजागर करने और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इक़दामात कर रही है। आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के सिलसिले में गिलगित में एक रैली निकाली गई। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और सेंट्रल गिलगित वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम आगा खान शाही पोलो चौक से निकाली गई रैली में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शुबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और बॉयज़ स्क्वाड्स शरीक थे। रैली के शुरका ने हाथों में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और सफाई से मुतालिक शऊर और आगाही के लिए नारे दर्ज थे। रवा साल मुल्क में गंदम की पैदावार 2 करोड़ 26 लाख मेट्रिक टन रही। गर्मी की शदीद लहर से गंदम की फी एकड़ पैदावार मुतासिर होने 30 लाख टन गंदम दरामद करने के बरवक्त हुकूमती फैसले, मुल्की खपत और आलमी मंडी में किल्लत के हवाले से हमारे नुमाइंदे शराज दुरानी ने जामिर रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा कीजिए। रवां साल के लिए मुल्क में गंदम का पैदावारी हदफ 2 करोड़ 29 लाख मेट्रिक टन मुकर्रर किया गया, लेकिन वक्त से पहले पड़ने वाली शदीद गर्मी ने जहां दीगर शोबा जिंदगी को मुतासर किया, वहां गंदम का सिट्टा भी इसकी हिद्दत की ताब ना ला सका। दाने के छोटा और भुरभुरा होने से फी एकड़ पैदावार में मजमूई तौर पर 3 लाख मेट्रिक टन कमी रिकॉर्ड की गई। ग्रेन का साइज जो है ना डिक्रीज हो गया और रिजल्ट ये निकला कि फी एकड़ पैदावार जो है ना कम हो गई। अब इसका हल ये है कि हमारे पास ऐसी वैरायटी होनी चाहिए जो ड्राउट रेजिस्टेंट हो, टेम्परेचर रेजिस्टेंट हो। पंजाब हुकूमत की जानिब से ज़्यादा पैदावार के हामिल इजला के ख़रीदारी हदफ में इजाफे से सूरत हाल में कुछ हद तक बेहतरी आई है। मुल्तान डिवीजन ने इस सिलसिले में पहली पोजीशन हासिल की है। हमने 6,38,507 मीट्रिक टन के अगेंस्ट जो है वो 7,04,825 मीट्रिक टन जो है वो गंदम परचेज की है। गंदम की मुल्की सतह पर मजमूई खपत का तखमीना 3 करोड़ मेट्रिक टन है। हुकूमत ने 30 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद करने का बरवक्त फैसला किया है। मौसमियाती तब्दीली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज से निमटने की बेहतरीन हिकमत अमली अपनाकर मुल्क में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के अमल को यकीनी बनाया जा सकता है। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। हुकूमत ने किसानों को रिलीफ देने के लिए खाद की मसनूई किल्लत और मुकर्ररा कीमत से ज़्यादा पर फरोख्त के खात्मे के लिए लोधरा में ज़िले कंट्रोल रूम कायम कर दिया है। किसानों को मुकर्ररा कीमत पर यूरिया खाद की फराहमी के लिए जिले भर में 120 खाद सेल्स पॉइंट्स बना दिए गए हैं, जहां से यूरिया खाद के 50 किलो का थैला 200 रुपए की कमी के साथ 1885 में किसानों को फराहम किया जा रहा है। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। किसानों को रिलीफ देने के लिए हुकूमत ने खादों की कीमतों में कमी करते हुए यूरिया खाद के 50 किलो थैले की कीमत में 200 रुपए की रियायत कर दी है और सरकारी सतह पर कीमत 1850 रुपए मुकर्रर कर दी है, जिसके बाद लोधरा के किसानों को खरीफ की फसल के लिए यूरिया खाद 2157 रुपए की बजाय 1850 रुपए में मिल रही है। रियायती कीमत पर खाद देने का मकसद खरीफ की फसलों की ज़्यादा पैदावार के लिए किसानों की हौसला अफजाई करना है। सरकारी रेट पर खाद मिली है, न रश्ता न लाइन लगी है, सुकून से लेके जा रहे हैं। पंजी की जमीन है अल्हम्दुलिल्लाह, सरकारी रेट 1850 नल सब खाद मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। लाइन के बगैर सब खाद मिल गई, सब बहुत शुक्रगुजार हैं, सब लाइन ही नहीं करना पिया। खाद डीलर की तरफ से मुनाफाखोरी और मसनूई किल्लत के खात्मे के लिए लोधरा में जिले कंट्रोल रूम कायम कर दिया है। खाद डीलर की तरफ से जखीरा की गई खाद इनके गोदामों से कब्जे में लेकर जिला भर में बनाए गए 120 सेल्स पॉइंट पर 1850 रुपए में किसानों को फरोख्त की जा रही है। चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए हमारा पोर्टल ऑलरेडी मौजूद है, जिस पे सारी वेरिफिकेशंस हो रही हैं। इसके साथ साथ एक्शंस भी हो रहे हैं। कल भी हमने 200 बैग जो हैं वो रिकवर किए हैं, जो कि हमारे रिकॉर्ड में मौजूद नहीं थे, और उस पर हमने लगभग जो है वो 1.5 लाख रुपए फ़ाइन भी इम्पोज किया है। किसानों के लिए सस्ती खाद जो मुहैया करने के लिए ज़िला लोधरा में भी हमने सेल पॉइंट और कंट्रोल रूम जो है उसका जो क़याम है वो हमने कर दिया है। जिले कंट्रोल रूम में इंतजामी और महकमा ज़राअत के अफसर और अमला रोज़ाना की बुनियाद पर खादों और पेस्टिसाइड के मुकर्रर करदा नरखों पर फरोख्त रिकॉर्ड और तलब और रसीद की मॉनिटरिंग कर रहा है। खाद में पाकिस्तान खाद रियायत पैकेज का मकसद खरीफ की फसलों कपास, चावल, मकई, कमाद, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सूरजमुखी, दालों में दाल मूंग, दाल माश, लोबिया की पैदावारी लागत में काश्तकारों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करना है।
रिपोर्ट नाज़रीन आपने मुलाहिजा की। यहाँ पर आप कुछ बात करेंगे बजट के हवाले से, और आज कल हर ज़ुबान पर ज़द-ए-आम जो मौजू है वो बजट के हवाले से ही है, और मुल्क की मईशत को लेकर जो हुकूमत है बहुत अहम फैसले करती जा रही है, बहुत मुश्किल फैसले भी उनको करने पड़ रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ लाइन पर इस वक्त एक एक्सपर्ट जो है वो इस हवाले से मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से कुछ मजीद जानने की कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मलिक शाहिद सलीम साहब ने, फॉर्मर प्रेसिडेंट RCCI। शाहिद सलीम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले बताइएगा कि बजट जो है वो आने वाला है, इस हवाले से जो है वो सिफारिशात दी जा रही हैं, कुछ प्लानिंग की जा रही है। मैं चाहूँगा कि आप हमें इस हवाले से कुछ आगाह कीजिए कि बजट के अंदर कौन कौन से जो अहम इक़दामात हैं जो फौरी तौर पर होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है जी कि बजट के हवाले से चाहे ये हुकूमत हो चाहे साबका हुकूमत जो भी थी, हमारा हर वक्त बिजनेस कम्युनिटी की और रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फोरम से हमारा एक ही रिक्वेस्ट होती है कि बजट से पहले आप बिजनेस कम्युनिटी को, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें। ये तो एक बात हो गई। अब जो इस वक्त मुल्क की पोजीशन है, मईशत की पोजीशन है, उसको देखते हुए और जो इतनी एक अनसर्टेनिटी रही या अभी भी थोड़ी बहुत प्रिवेल कर रही है, उसमें बजट के हवाले से और मईशत के हवाले से मैं बजट की तो बात करता ही हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं लोगों को भी बताना चाहूँगा और आपके बिल में आपके तवज्जुह से बताना चाहूँगा कि एक रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक इनिशिएटिव लिया है। 15 जून को हम पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स के सदूर को पिंडी में इकट्ठा कर रहे हैं और हम यहाँ पे तमाम सियासी जमातों के जो मईशत के इकनॉमिक विंग्स हैं उनको हमने बुलाया है। और हमने कहा इससे पहले आज दिन तक हमने मिसाके जमहूरियत तो सुना है, सब कुछ सुना है, लेकिन अब हमने कहा है कि 15 तारीख को तमाम सियासी पार्टीज आएँ और अब हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करते हैं जी, जो कि बहुत जरूरी चीज है। अब उस हवाले से हमने काफी सारी चीजें तरतीब दी हैं, जो उसका ड्राफ्ट भी तैयार हो रहा है, तमाम सियासी जमातों से मुशावरत भी जारी है ताकि हम उसको एक पेज पे सबको ला सकें और फिर वो साइन कर सके, जिसमें ये है कि जो भी पॉलिसी बने उसमें मुस्तकिल मिजाजी कंसिस्टेंसी पहली तो बात होनी चाहिए कि अगर आज FBR ने या कोई टैक्स सिस्टम की कोई पॉलिसी आई है तो हुकूमत कोई भी हो, चेंज हो, जो भी हो, तो कम अज कम उसमें कोई टाइम पीरियड भी लिखा हो कि जी ये पॉलिसी जो है ये 5 साल चलेगी, ये 10 साल चलेगी, और पॉलिसीज बनाते हुए स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड लिया जाए। या ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, या डॉलर का रेट है, या एक्सपोर्ट की पॉलिसी है, या इंडस्ट्री की पॉलिसी है, व्हाटसोएवर जो भी चीजें हैं, तो उसमें स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके जो भी पॉलिसी हुकूमत बनाया करे, जो भी हुकूमत वक्त हुआ करे। तो इस सिलसिले में सबसे अहम जो पेशरफ्त है वो ये है कि रावलपिंडी चैम्बर 15 जून को रावलपिंडी में तमाम चैम्बर्स के सदूर की मौजूदगी में और तमाम सियासी पार्टियों को लेके एक तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो साइन होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अब जो बजट में जाहिर बात है, इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, सबसे ज्यादा अफेक्ट जो होता है वो ताजिर बिरादरी होती है, लेकिन ताजिर बिरादरी ही होती है, बिजनेस जो होते हैं वो आपके मुल्क को चला रहे होते हैं और जो उनके टैक्सेस और रेवेन्यूज ही से सब कुछ चल रहा होता है। तो सबसे पहले तो ये हुआ जी मसला कि दोनों चीजें इकट्ठी, डॉलर का रेट, इन्फ्लेशन जो हुई, डॉलर की करेंसी एक्सचेंज रेट में जो फर्क आया, उसके साथ साथ पेट्रोल की प्राइस, वो हुकूमत की मजबूरी थी, जो भी था वो अब एक हफ्ते में 2 दफा बढ़ गई। तीसरी जो चीज है कि बिजली के नर्ख भी बढ़ गए। अब इससे जो है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। अब इसका इम्पैक्ट जो आना है या आ रहा है वो एक्सपोर्ट्स पे आ रहा है जी, क्योंकि जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर लोगों ने लिए होते हैं वो जारी बात है 6-6 महीने, साल के ऑर्डर चल रहे होते हैं, तो ये इस बिजली के रेट पे या इस पेट्रोल के रेट पे कैसे ये अपने एक्सपोर्ट के ऑर्डर पूरे कर पाएंगे। फिर बदनामी किसकी होती है? मुल्क की बदनामी होती है। दूसरे ममालिक ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं, ये अपने ऑर्डर्स पूरे नहीं करते, ये प्रोमिसेस पे पूरे नहीं उतरे, क्योंकि बिजनेस में मेन चीज जो होती है जी साख में वो जुबान होती है। तो जब एक बिजनेसमैन को लॉस हो रहा होगा कैसे वो ऑर्डर पूरा करेगा? तो इन चीजों में हमारा, और फिर एक बहुत बड़ी एक लंबी लिस्ट आ गई बैन की, जिसमें स्टेक होल्डर्स को, बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, इंपोर्ट पे अचानक पाबंदियां लगा दी गई, उसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स भी आ गए। तो हमारी हुकूमत वक्त से गुजारिश ये है कि ठीक है हमारा मुल्क है, हम भी कहते हैं कि इंपोर्ट में कमी लेनी चाहिए, लेकिन पहले आप बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठें, इंपोर्ट सब्सिट्यूट की बात करें। इंपोर्ट सब्सिट्यूट जब हो उसके बाद जरूर आप पाबंदियां लगाएं। हम तो कहते हैं कि हर चीज में बेशक पाबंदी लगा दें, इंपोर्ट ना हो, लेकिन पहले उसका बैठ के करें। अब जब वो अचानक पाबंदी लगी तो क्या हुआ? उसकी अफरा तफरी मची, शॉर्टेज हुई, डिमांड एंड सप्लाई में फर्क आया, तो और ऊपर चीजें जाना शुरू हो गई। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है कि ये हुकूमत और ताजेबाजी बिजनेस कम्युनिटी बैठ के इनका हल निकालें। सही, ये भी बताते चलिएगा कि लोकल इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए बजट में क्या इनिशिएटिव होने चाहिए?
बहुत दफ़ा हम ये पॉइंट्स लिख के दे चुके हैं, हुकूमतों के साथ मुज़ाकरात भी होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ भी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ भी। देखें, हम दूर की बात नहीं करते, हम फॉर एग्जांपल अपने रीजन की बात करते हैं, हमारे पड़ोसी ममालिक या बांग्लादेश। देखिए वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने, यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक जोन्स अनाउंस होते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पे शख्सी पॉलिसीज होती हैं, एक वज़ीर आज़म चेंज होता है तो वो पॉलिसीज वहीं की वहीं रुक जाती हैं। इकोनॉमिक जोन्स अगर बनाए गए तो वहाँ पे फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करें। आप यहाँ पे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो हम लफ्ज तो कहते हैं, उस पर हम सब बैठ के तकरीरें तो बहुत करते हैं, लेकिन जब आप किसी फैक्ट्री वाले से पूछते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो वो बेचारा उधर का उधर रो रहा होता है कि जी मुझे गैस का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा, मुझे बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा। अगर बिजली दी जा रही है इस इकोनॉमिक जोन में तो इतनी महंगी दी जा रही है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत ऊपर जा रही है। अगर वो ऑयल से काम कर रहा है या गैस उसकी फैक्ट्री चल रही है तो वो भी आप उन कीमतें देख लें। तो लेकिन बांग्लादेश में क्या होता है, वहाँ पे इकोनॉमिक जोन अगर एक है तो उसमें पहले इकोनॉमिक जोन बनाया जाता है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के आप अगले दिन जाते हैं फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो अगले दिन आप बेशक फैक्ट्री शुरू करते हैं, वहाँ पे हर कुछ सब कुछ आपके डोर स्टेप पे आपको दिया जाता है और कंपैरेटिवली बहुत अर्जान निर्खों पे दिया जाता है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहिद सलीम हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, रावलपिंडी चैम्बर के सदर, और इस हवाले से वो अपनी जो ख्यालात थे उनका इजहार कर रहे थे। कुछ दीगर खबरें भी यहाँ पर शामिल करेंगे। यहाँ पर आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवात में ब्रैकोट कोटा अबूहा पहाड़ी पर लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू 112 के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में 50 से ज्यादा एहलकारों ने हिस्सा लिया, जबकि रेस्क्यू सवात की बाकी टीमें अभी भी कबल और 4 बाग की पहाड़ी पर लगी आग को काबू करने में मसरूफ है। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ से मिस्त्री शाह के इलाके छोपोरा में डोर फिरने से जांबहक नौजवान मुबीन काशिफ के वालिदैन, बहन और भाई ने मुलाकात की। वजीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि आप जिस कर्ब से गुजर रहे हैं वो नाकाबिल बयान है। आपके गम का अजाला तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपकी भरपूर मदद करूंगा। उन्होंने कहा कि पतंगबाजी जैसे खूनी खेल की रोकथाम के लिए कानून को मजीद सख्त करने जा रहे हैं। हुकूमत आपको तनहा नहीं छोड़ेगी और ज़रूर इंसाफ दिलाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मैं खुद इस केस पर पेशरफ्त की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहा हूँ। वज़ीर बराए इंसदाद मुनशियात नवाबजादा शाहजैन बुगटी ने कहा है कि तालीमी इदारों में नशे के इस्तेमाल को रोकने के लिए इक़दाम करेंगे। बच्चों को नशे से बचाने के लिए आगाही मुहिम चलाई जाएगी। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि मनशियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ANF में भर्ती के लिए वज़ीर आज़म को सिफारिशात पेश करेंगे। रोड टू मक्का 2022 हज ऑपरेशन अमली तौर पर आज रात शुरू हो रहा है। इस्लामाबाद से पहली परवाज कल सुबह 3:30 बजे रवाना होगी, जबकि दूसरी परवाज कल रात 8:30 बजे रवाना होगी। हज ऑपरेशन के तहत मुल्तान से पहली निजी फ़ज़ाई कंपनी की परवाज कल 4:30 बजे मदीना के लिए रवाना होगी, जबकि लाहौर से पहली हज परवाज कल रात 1:55 पर हज्जाज को लेकर मदीना के लिए रवाना होगी। पेशावर से तमाम स्पेशल और गवर्नमेंट हज फ्लाइट्स को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से री रूट किया गया है, जबकि फैसलाबाद के हवाले से हज परवाज़ों के बारे में बाद में आगाह किया जाएगा। नाज़रीन, सऊदी अरब में कोरोना पाबंदियों के 2 साल बाद गैर मुल्की आज़मीन हज की आमद का बाकायदा आगाज हो गया है। रवां बरस हज के सिलसिले में पहली गैर मुल्की परवाज मदीना एयरपोर्ट पहुंची, जहां हुकाम ने आज़मीन का इस्तकबाल किया। 2 बरस से कोरोना पाबंदियों के बायस हज को सिर्फ मकामी आज़मीन तक महदूद रखा गया था। ताहम रवां बरस अप्रैल में सऊदी अरब की जानिब से ऐलान किया गया कि इस साल दुनिया भर से 10 लाख आज़मीन हज अदा कर सकेंगे। नाज़ी मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत अगस्त तक मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा माह के इख्तिताम पर मानसून बारिशों का आगाज हो रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक उमर।
मुल्क के बेशतर इलाके इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी की गई सहमाई रिपोर्ट में पेशन गोई की गई है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत अगस्त तक मामूल से ज्यादा ही रहेगा। जून के तीसरे हफ्ते में मुल्क में प्री मानसून बारिशों का आगाज मुतवक्के है। बालाई पंजाब, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बाज अजला में मामूल से ज्यादा बारिशों की तवक्को की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मानसून के इख्तिताम तक दिन के औकात में दर्जा हरारत अमूमी तौर पर मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत आइंदा 5 रोज तक बरकरार रहने की तवक्को है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान भी मौजूद है। इस दौरान खित्ता पठवार में तेज हवाएं चलने का इम्कान है। मुल्क के बेशतर सियाती मकामात का मौसम भी आइंदा 5 रोज तक गर्म और मतला जुजवी तौर पर अब्र आलूद रहेगा। शुमाली इलाकों के सियाती मकामात पर शाम के बाद तेज हवाएं चलने और कहीं कहीं बारिश का इम्कान भी मौजूद है। ज़ियारत और इससे मुल्हिका इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, मौसम की इस खबर के साथ ही अपने ख़त्म को पहुंचा ये प्रोग्राम। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।